और अब मैं शुरू करूँगी मेरा जो टॉपिक है आज का, प्रॉपर्टी राइट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जब हम प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करता है तो मतलब हम लोग का अरुणाचल में कोई कॉडिफाइड लॉ नहीं है, बी इन मैरिज लॉ या प्रॉपर्टी लॉ, हमारा कोई कॉडिफाइड लॉ नहीं है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस में उनका अपना लॉ है जो गवर्न करता है शादी किस तरह से होना है, डिवोर्स किस तरह से होगा, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, जो डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी है वो किस तरह से होगा, उनका अपना एक लॉ है। पर हम लोग का अरुणाचल में वी डोंट हैव अ कॉडिफाइड लॉ। तो क्या होता है, क्योंकि हमारा अरुणाचल में इतना सारा ट्राइब्स एंड सब ट्राइब्स है, तो हर ट्राइब जैसे गालो, आदि, मोनपा, निशी, तागिन, इतना सारा ट्राइब्स है, तो हर ट्राइब को अपना अपना जो कस्टम्स है, अपना जो प्रैक्टिसेस है जो हम लोग पहले से प्रैक्टिस करते आ रहा है, उसी वे में कस्टमरी लॉज में ही अभी भी चल रहा है हम लोग का, क्योंकि हम लोग का कोई क्वालिफाइड लॉ नहीं है। और जब हम प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करता है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी राइट्स है टॉपिक। तो प्रॉपर्टी राइट्स होता क्या है? जब हम लोग नॉर्मली किसी को पूछता है प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, तो वो लोग बोलता है कि प्रॉपर्टी में अपना हक ना, कुछ एक प्रॉपर्टी मेरा है, वो उसको प्रॉपर्टी राइट्स बोलता है। हाँ, वो एक कंपोनेंट है, लेकिन बहुत सारा राइट्स मिलता है जब आपके प्रॉपर्टी राइट्स होता है। एक होता है राइट टू पोजेशन, उसको ओन करना। दूसरा होता है राइट टू कंट्रोल, जब आपका प्रॉपर्टी है तो आपका मतलब वो होगा, कंट्रोल होगा उस प्रॉपर्टी को, आप किस तरह से यूज करना है, आप अपने लिए यूज करेगा या आप किसी को गिफ्ट करना चाहता है, या आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पे देना है, लीज में देना है, वो आपका राइट होगा। और कोई आपको इंटरफेरेंस नहीं करेगा, कोई इंटरफेयर नहीं करना है, क्योंकि वो आपका प्रॉपर्टी है। तो वो होता है प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब प्रॉपर्टी राइट्स में आपको उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का, बेच देने का, किसी को देने का वो पूरा हक होता है, वो होता है प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है। और ये अभी जब प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात कर रहा है तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। तो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज में क्या है, एक है मूवेबल प्रॉपर्टी। अभी मूवेबल प्रॉपर्टी तो वो प्रॉपर्टी है जिसको एक जगह से दूसरा जगह में हिलाया जा सकता है, जैसे कि माला हो गया, कुछ ऑर्नामेंट्स, बीड्स, कुछ दामी कपड़ा वगैरह जो होता है, जो हम लोग का अटायर्स होता है ना, तो वो सब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है बिल्डिंग, जमीन, जिसको एक जगह से दूसरा जगह में शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। और तीसरा है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी तो वो है जो हमने अपने मेहनत से कमाया हो, या तो उसको हमने खरीदा है, या हम खुद ने कोई जंगल को काटा है, जंगल को जला के, जिसको हम दिमाग का बाउंड्री बना के जो हमने उसको अपना बनाया है, वो है सेल्फ एक्वायर्ड। और चौथा है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, जो आपको अपने पिताजी से, अपना परदादा से, दादाजी से जो आपको मिलता है, वो है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। और क्योंकि मेरा आज का टॉपिक है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अरुणाचल, तो क्योंकि अरुणाचल में इतना सारा ट्राइब्स एंड सब ट्राइब्स है, तो सबके बारे में बोलना तो इम्पॉसिबल है। तो मैंने कुछ ट्राइब्स के बारे में मैंने उठाया है जो आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। सबसे पहला है मोनपा। जैसे हमारे जो मैडम था, हुनमाई मैडम, उसने शुरुआत में बोला कि हमारा जो सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेंट है। तो लाइक वाइज हम अभी जैसे मोनपा है, मोनपा इज अ पार्ट ऑफ अरुणाचल, तो हमारा सोसाइटी भी पेट्रिलिनियल है, पेट्रियार्कियल है, जो पिताजी के वंश से चलता है, मतलब मेन हेड से चलता है वो। और यहाँ पे फादर जो है एंटायर प्रॉपर्टी का जो ऑनर है, मालिक है, वो पिताजी होता है। और जैसे बेटा का जन्म होता है तो बाय बर्थ उसको राइट मिलता है इक्वल शेयर मिलने का प्रॉपर्टी में, पिताजी से प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलने का उसका राइट होता है। और मोनपा सोसाइटी में क्या है कि पेरेंट्स जो है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चों में, हाँ, लेकिन वो एक प्रॉपर्टी वो अपने लिए रख सकता है फ्यूचर के लिए, कि हाँ एक होता है अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए, वो एक प्रॉपर्टी अपने लिए रख सकता है, जिसको हम लोग गांजिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये गांजिंग प्रॉपर्टी में बेटा का कोई हक नहीं होता है। जब वो गुजर जाता है, पेरेंट्स जब गुजर जाता है, तो लास्ट समय में जिसने उस पेरेंट्स का ख्याल रखा है उसको वो प्रॉपर्टी मिलता है। और हमारा मोनपा सोसाइटी में क्या है कि फीमेल्स को हम लोग को मिलता है प्रॉपर्टी, लैंडेड प्रॉपर्टी जो है मिलता है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि वो प्रॉपर्टी जैसे अगर हमको मिला है लड़की को, तो
मेरे मरने के बाद वो प्रॉपर्टी वापस वहाँ चला, जैसे अगर मेरे पिताजी ने हमको दिया है तो जब मेरा डेथ हो जाएगा वो प्रॉपर्टी मेरा भाई, मेरा भैया या उनके बच्चे, उनको चला जाएगा वो प्रॉपर्टी। उसके बाद जब मोनपा सोसाइटी में क्या होता है कि अगर एक पिताजी का सिर्फ बेटी है, कोई बेटा नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, बिकॉज बेटी एक्चुअली वो लोग ले नहीं सकता है प्रॉपर्टी ना, तो उसको क्या होता है कि उसका चाचा हो गया ना, पिताजी का भाई या उनका इमीडिएट रिलेटिव, वो लोग ले जाता है प्रॉपर्टी। उसके बाद लेकिन जिसको प्रॉपर्टी मिला है, जो सक्सेसर है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बेटियां है जिसका शादी नहीं हुआ है, जब तक उसका शादी नहीं हुआ उस प्रॉपर्टी से उसको मेंटेन करना है, और जो विडो है, विधवा, उसको मरते दम तक वो विधवा को वो जो प्रॉपर्टी मिला है वो प्रॉपर्टी से उसका देखभाल करना चाहिए। और दूसरा है निशी सोसाइटी। जैसे मैंने बोला निशी सोसाइटी भी पेट्रियार्कल है, जहाँ पे ऑनरशिप, इनहेरिटेंस सब मर्दों को दिया जाता है, और यहाँ में डॉटर्स, बेटियां जो है प्रॉपर्टी, पिताजी का प्रॉपर्टी तब तक एंजॉय कर सकता है जब तक वो शादी नहीं होता है उसका। एक बार उसका शादी होने के बाद में फिर पिताजी का प्रॉपर्टी का पर उसका कोई हक नहीं होता है। और निशी सोसाइटी में क्या है कि अगर कोई विमेन, वाइफ ने अगर डिवोर्स सीख कर लिया है तो ज़्यादातर उसको कुछ भी नहीं दिया जाता है, उसका हस्बैंड का प्रॉपर्टी से भी उसको कुछ नहीं देता है, जस्ट डिवोर्स करके उसको जाना होता है। और अगर इन केस अगर वो विडो हो जाती है, विधवा हो जाती है, तो उस केस में उसको प्रॉपर्टी का राइट्स तब मिलता है अगर उसने उसके हस्बैंड के भाई से शादी किया, या उसके जो क्लैन मेंबर्स है, क्लैन मेंबर में शादी करके अगर वो उसी घर में रह जाती है तो उसको कुछ राइट्स मिलता है। अगर लेकिन वो आउट ऑफ क्लैन शादी होता है तो उसका जो डिसीज्ड हस्बैंड है उसका प्रॉपर्टी से उसको कुछ भी राइट्स नहीं मिलता है, वो सारा प्रॉपर्टी डिसीज्ड का लाइन में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्रॉपर्टी। और अकॉर्डिंग टू निशी कस्टमरी लॉ, प्रॉपर्टी जो है मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड वगैरह, ये सब हमेशा लड़कों को ही जाता है, बेटा को ही मिलता है। और अगर एक कपल में अगर बच्चा नहीं हुआ है या कोई बेटा नहीं है तो उसमें क्या होता है कि पिताजी का भाई ले लेता है या पिताजी का परिवार लोग प्रॉपर्टी ले जाता है। लेकिन क्योंकि निशी सोसाइटी में पॉलीगैमी करता है ना, लोग मल्टीपल वाइफ्स रखते हैं, अगर मल्टीपल वाइफ होता है, अगर फर्स्ट वाइफ का अगर बेटा नहीं है तो सेकेंड वाइफ का अगर बेटा है तो सेकेंड वाइफ का बच्चा जो है वो इनहेरिट कर लेता है। एंड जैसे बोला प्रॉपर्टी, जो मूवेबल प्रॉपर्टी बेटियां को मिलता है, जैसे माला हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया, ये सब बेटी को मिलता है। लेकिन जितना भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड एंड हाउस, बिल्डिंग्स, ये सब मेल्स को ही मिलता है। एंड यहाँ पे उनका ये है कि निशी में जो एल्डेस्ट सन है उनको कंपेयर टू द यंगर सन्स उनको थोड़ा सा एटलीस्ट कुछ शेयर्स एक्स्ट्रा मिलता है। और तांगसा में ऐसा है कि फादर इज अगेन द हेड ऑफ द फैमिली। उसके बाद तांगसा में क्या है कि इक्वल प्रॉपर्टी शेयर होता है वहाँ पे। अगर दो भाई हैं तो दोनों भाई में इक्वली शेयर होगा प्रॉपर्टी। और जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज, लैंड, बिल्डिंग, वो तो मर्दों को ही मिलेगा। लेकिन तांगसा में क्या है कि मूवेबल प्रॉपर्टीज जो दामी वाला है, जैसे कि बहुत मतलब चांदी का कुछ अच्छा सा नेकलेस, गॉम, कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स जो जिसका वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है, वो मर्दों को ही मिलता है, वो लड़की को पास ऑन नहीं होता है। लड़की को जनरली क्या मिलता है, मुर्गी, ऑर्नामेंट्स, इस तरह का जो इतना वैल्यूबल नहीं है वो सब लड़कियों को देता है। और यहाँ में भी सेम है, अगर किसी कपल का बच्चा नहीं है तो उसका भी ऐसे ही होता है। वो जो प्रॉपर्टी है तो डिसीज्ड का जो गुजर गया है ना पति, उसका भाई या उनके परिवार वाला में प्रॉपर्टी चला जाता है, बीवी को कुछ प्रॉपर्टी नहीं मिलता है। और एज पर द तांगसा ट्रेडिशन, इनका ट्रेडिशन में एक्चुअली ऐसा है कि पेरेंट्स जो है अपना बेटी को प्रॉपर्टी दे सकता है, लैंडेड प्रॉपर्टी। एक्चुअली उनका कस्टम में है कि दे सकता है, लेकिन जनरली मतलब देता नहीं है। बहुत कम केसेस है जहाँ पे दिया है, जनरली ये होता नहीं है उनके कस्टम, उनके ट्रेडिशन में। और डिवोर्स जो है अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमरी लॉज, जो कस्टम फॉलो कर रहे हैं वहाँ में वो लोग डिवोर्स को बिल्कुल परमिट नहीं करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब औरत फिर भी जब डिवोर्स ले लेता है, क्योंकि वहाँ पे डिवोर्स बैंड है, डिवोर्स को वो लोग मतलब मानता ही नहीं है, तो इसलिए अगर डिवोर्स ले भी लेता है औरत तो उसको अपना पति का प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं मिलता है। और जो मेंटेनेंस होता है ना, वो मेंटेनेंस भी नहीं मिलता है।
मेंटेनेंस से क्या होता है, जब आप शादी करते हैं तो पति के साथ रहने से भी या पति के साथ अलग डिवोर्स हो जाने से भी वो मेंटेनेंस का पार्ट जो है एक बीवी को हमेशा मिलता है। लेकिन तांसा सोसाइटी में अगर बीवी ने डिवोर्स ले लिया, प्रॉपर्टी तो मिलता नहीं है और जो मेंटेनेंस का हक है वो भी नहीं मिलता है उनको। उसके बाद आपातानी में है, आपातानी भी फिर स्ट्रिक्टली पेट्रिलिनियल है, जो प्रॉपर्टी पिताजी से बेटे को ही जाएगा वो ना, लड़कियों को वहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो लैंडेड प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज है, वो लड़कियों को तो कभी मिलता ही नहीं है। और फिर यहाँ पे क्या है कि आपातानी में ऐसा है कि दोनों बेटा जो है इक्वली शेयर्स नहीं मिलता है इनका, जो बड़ा बेटा होता है उनको थोड़ा लार्जर शेयर मिलता है यहाँ पे। और उनका कस्टम में ऐसे है, अगर बेटा का शादी हो गया है तो उसको जब शादी हो जाता है तो उसको पिताजी जो घर देना होता है और प्रॉपर्टी देना होता है, मूवेबल इमूवेबल ना, वो प्रॉपर्टी पिताजी बेटा को जैसा भी देना होता है। एक बार प्रॉपर्टी दे दिया उसके बाद फिर पिताजी का भी उस प्रॉपर्टी में कोई राइट्स नहीं होता है। और यहाँ में भी सेम है, क्योंकि आपातानी विमेन जो है, आपातानी डॉटर्स जो है प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकता है। तो इस वजह से अगर कोई बेटा पैदा नहीं हुआ है फैमिली में तो वो जो डिसीज्ड जो गुजर गया है उसका भाई या उसके क्लैन में ही वो प्रॉपर्टी चला जाता है। और आदि, जब आदि के बारे में बात करो तो आदि भी सेम है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पिताजी के ही उससे लाइन से चलता है। और यहाँ पे आदि का ऐसा है कि वो जो वैल्यूएबल जो प्रॉपर्टीज इनहेरिट होता है, जो काइंड ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज जो है वो डिवाइड नहीं होता है। वो जो एल्डेस्ट सन है, जो घर का बड़ा बेटा का चार्ज में रखा जाता है, उसको डिवाइड नहीं करता है। और यहाँ में भी ऐसा है कि अगर आपका एक जोड़ी का अगर कोई बच्चा नहीं है, अगर बच्चा है लेकिन बेटा नहीं है तो भी सेम है, प्रॉपर्टी जो है उनके मरने जो गुजर गया है, डिसीज्ड जो गुजर गया है उसको हम लोग डिसीज्ड बोल रहे हैं। हाँ, तो जब डिसीज्ड बोलते तो समझ जाइए जो गुजर गया उसके बारे में, तो वो डिसीज्ड का भाई या डिसीज्ड के नियरेस्ट रिलेटिव के पास चला जाएगा। और यहाँ पे ऐसा है कि क्योंकि डॉटर्स को राइट नहीं है फादर का प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का, फादर इन द सेंस जो इमूवेबल प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का, अगर कोई मेल बच्चा नहीं है तब भी लड़की इनहेरिट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर माँ का कुछ जो वुमेन का पर्सनल प्रॉपर्टी होता है, जैसे माला हो गया, बीड्स हो गया ना, इस तरह का अगर प्रॉपर्टी है और लड़की कोई नहीं है, सिर्फ लड़का है, बेटा है, तो बेटा का हक है कि वो माँ का वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। लेकिन लड़की अगर फैमिली में बेटी है, बेटा नहीं है तो भी बेटी इनहेरिट नहीं कर सकता, लेकिन लड़का को राइट है, लड़का इनहेरिट कर सकता है। और यहाँ भी ऐसा है कि जो विडो है, विडो भी ऐसा है कि वो प्रॉपर्टी जो अपना डिसीज्ड हस्बैंड का प्रॉपर्टी वो काइंड ऑफ इनहेरिट करके रखता है, लेकिन शी एक्ट्स मोर लाइक अ केयर टेकर उस प्रॉपर्टी का, क्योंकि वो क्योंकि हमने जब बोला प्रॉपर्टी राइट्स मतलब क्या है, उसका हक होना चाहिए, राइट। अगर वो प्रॉपर्टी मेरा है तो अभी मेरा सिचुएशन खराब है, अभी इतना खराब है, उपाय नहीं है, हम सेल कर रहे हैं, उसका पास ये राइट होना चाहिए। लेकिन विमेन के पास राइट नहीं है, क्योंकि वो ना एक ये गार्जियन जैसे एक्ट करता है, वो प्रॉपर्टी को वो ना सिर्फ देखभाल कर रहा है, केयर टेकर। जब उसका बेटा बड़ा हो जाएगा, जब वो मैच्योरिटी गेन कर देगा तो वो प्रॉपर्टी बेटा को चला जाएगा, जिसका मतलब है कि माँ के पास नहीं है वो प्रॉपर्टी ना, वो सिर्फ एक केयर टेकर की तरह वो प्रॉपर्टी का वो रखवाला कर रही थी। और गालो सोसाइटी भी फिर पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जहाँ पे फिर जो सबसे एल्डेस्ट बेटा है उनको एक लार्जर एक्स्ट्रा शेयर मिलता है। और फिर डॉटर्स जो है सिर्फ अपना माँ, ग्रैंड मदर का जो मूवेबल प्रॉपर्टीज है, माला, बीड्स, ऑर्नामेंट्स वगैरह, सिर्फ वही इनहेरिट कर सकती है। और यहाँ पे भी सेम है, अगर कोई कपल का बच्चा नहीं होता है तो प्रॉपर्टी डिसीज्ड का भाई या उनके फैमिली रिलेटिव वाला ले जाएगा। तो इस तरह का से है। और यहाँ पे गालों में सेकेंड मैरिज का प्रोविजन भी दिया हुआ है। अगर फर्स्ट वाइफ का कोई मतलब लड़का बच्चा नहीं दिया है फर्स्ट वाइफ ने, तो गालो सोसाइटी अलाउ करता है सेकेंड वाइफ लेने के लिए। और फर्स्ट वाइफ को प्रॉपर्टी का हक तब मिलता है जब वो वाइफ एग्री करता है सेकेंड मैरिज के लिए और वो पत्नी बन के पति का साथ वही घर में रहता है, तब मिलता है। तो आज के दिन में तो कोई भी आदमी पसंद नहीं करेगा मेरे साथ मेरे घर में दूसरा औरत आके बैठना, राइट। तो ये तो काइंड ऑफ इनजस्टिस होता है, लड़की को मानना होता है। अगर तुम रेडी है, तुम एक्सेप्ट कर रहा है वो औरत को मेरा लाइफ में, मेरा घर में, तो ही तुमको
हम मालिक जैसे रहने देगा, नहीं तो उसका विमेन का कोई हक नहीं होता है। अब ये सब था फ्यू ऑफ द ट्राइब्स, जो मेजर ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल, उस ट्राइब के बारे में मैंने डिस्कस किया। और जब हम लोग अभी ये प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करता है, स्पेशली विमेन का प्रॉपर्टी राइट्स, तो जब भी हम लोग बोलता है, कहीं भी जाके हम लोग बोलता है विमेन को प्रॉपर्टी राइट्स मिलना चाहिए, तो हमेशा लोग हम लोग को पूछता है कि मतलब ऐसे राइट्स क्यों चाहिए, तुम लोग को तो राइट्स मिल रहा है, बोलता हम लोग को ना। तो अभी आप लोग ने जब सुना है इतना सारा ट्राइब्स को, आप लोगों को लगता है कि विमेन को वाकई प्रॉपर्टी राइट्स मिलता है अरुणाचल में? हाँ, नहीं मिलता है, क्योंकि हमने शुरुआत में क्या बोला, प्रॉपर्टी राइट्स मतलब उस प्रॉपर्टी को सिर्फ ओन करना नहीं है, उसको बेचना, उसको किसी को देना, रेंट में देना, लीज में देना, कोई इंटरफेयर नहीं करना, मेरा प्रॉपर्टी, वो होता है प्रॉपर्टी राइट्स, राइट। तो इस तरह का हम लोग के पास नहीं है। हम लोग क्या करता है, विमेन जनरली हम लोग प्रॉपर्टी का केयर टेकर जैसा है, हम लोग अपना बच्चा के लिए वो प्रॉपर्टी को हम लोग संभाल रहे हैं, लेकिन हम लोग को खुद का पास कोई राइट्स नहीं है। और जो औरतें, हम लोग जैसे अगर अपना घर में अपना प्रॉपर्टी का बात करता है तो हम लोग को क्या बोलता है, तुम लालची है। अभी जिस घर में जो मेरा माँ पिताजी ने हमको भी पैदा किया है, मेरा भैया भाई को भी पैदा किया है, अगर मेरा भैया भाई को मिलता है और अगर हम भी अगर बोल दिया हमको भी थोड़ा सा, तो इसमें लालची का क्या बात होता है कि नहीं? लेकिन लोग बोलता है कि ये लालची औरत है, इस टाइप का। हाँ, और जब हम लोग प्रॉपर्टी, विमेन का प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करता है तो ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है? हमसे पहले का स्पीकर एसपी सर ने भी जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात किया, जहाँ में बोला है कि फीमेल और मेल के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहिए। और हुमा मैडम ने भी जेंडर इक्वालिटी के बारे में बोला है, क्योंकि हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम लोग को राइट्स गारंटी करता है अंडर आर्टिकल 14, 15 एंड 21, जहाँ में बोलता है कि ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ एंड बिकॉज आप लड़का है, लड़की है ना, आपका रिलीजन डिफरेंट है, इस वजह से आपको बस आपका अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बायसनेस नहीं होना चाहिए। और 21 आर्टिकल 21 क्या बोलता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी था। हाँ, तो इसमें क्या था, राइट टू लाइफ डजंट मीन कि जस्ट आपको पैदा करके रख दिया, इसका किस्मत है, लड़की है, अपना किस्मत होगा, अगर ठीक है तो हो गया, नहीं अगर मरना लिखा तो मर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। राइट टू लाइफ मीन्स टू लिव विद डिग्निटी, एक इज्जतदार जिंदगी जीने का राइट, उसको बोलता है राइट टू, जो कि हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया है कि वो हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को ये राइट देता है, लेकिन हम लोग को स्टेट में जनरली हम लोग को मिल नहीं रहा है। और जैसे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर स्टेट, जब हम लोग अपना स्टेट के बारे में बात करता है तो पॉलीगमी, डोमेस्टिक वायलेंस, सन प्रेफरेंस, बेटा का चाह बहुत ज़्यादा है, राइट। अभी जितना भी हमने ट्राइब्स के बारे में बात किया है, आपने देखा जहाँ लड़का नहीं है, बेटी होने से भी प्रॉपर्टी तो बेटी को नहीं मिलता है, वो अपने क्या डिसीज के भाई या उनके परिवार में चला जाता है। और जहाँ जिसका बच्चा नहीं है, फॉरगेट अबाउट बेटा बेटी, बच्चा ही नहीं है, तो उसको भी कुछ राइट्स नहीं मिलता है, प्रॉपर्टी राइट्स। और तब जाके ये जो हम लोग का अभी ये प्रपोज्ड बिल है ना, ये अरुणाचल प्रदेश मैरिज एंड इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021, इस बिल के बारे में तो आप सबने सुना होगा, कुछ समय पहले बहुत चर्चित में था, सोशल मीडिया में तो वाइल्ड फायर जैसे वो फैल रहा था। तो ये बिल जो है इट जस्ट इंश्योर्स कि हमारे जो विमेन है, अरुणाचली विमेन है, उनको प्रॉपर्टी राइट्स मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? ताकि जो हम लोग जेंडर इक्वालिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, तो वो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए प्लस एक औरत का जिंदगी को सिक्योर करने के लिए हम लोग ने ये बिल को प्रपोज किया था। एंड जब ये बिल थोड़ा सोशल मीडिया में जब बाहर आया तो बहुत लोग क्वेश्चन करने लगा कि विमेन कमीशन ने रातों रात ऐसे बिल कैसे ड्राफ्ट कर दिया। आप लोगों को मैं यहाँ थोड़ा बताना चाहूँगी कि विमेन कमीशन जो है 2005 में स्टैब्लिश हुआ था ये कमीशन, एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये कमीशन जगह, आप लोग ने अभी देखा यहाँ पे स्लाइड शो, राइट, हम लोग जगह जगह में जा रहे हैं, कहीं में तो रास्ता भी नहीं है, फिर भी हम लोग कहीं कहीं में पैदल भी चल के जाता है, कभी बारिश होता है फिर भी हम चले जाते हैं। और अब जैसे आज भी हम लोग यहाँ पे आए, जिस तरह से आए हैं, हम लोग डिफरेंट जगह में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, वहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करता है। और जब भी हम लोग कहीं जाता है तो स्पेशली हम लोग हमेशा एक टॉपिक
टॉपिक रखता था डिस्कशन में, कस्टमरी प्रैक्टिसेस एंड प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ वुमेन। हम लोग जहाँ पे जाता था ये टॉपिक हम लोग रखता था, और वहाँ के जो बहुत लर्नड रिसोर्स पर्सन है वो अपना अपना ट्राइब के बारे में वो डिटेल में वो एक्सप्लेन करता था कि प्रॉपर्टी राइट्स उस ट्राइब का किस तरह से होता है, मिलता है कि नहीं मिलता है, किस तरह से है। तो वो लोग इस तरह से हम लोग के साथ मतलब पूरा ऑडियंस को वो एजुकेट करता था प्रॉपर्टी राइट्स और कस्टमरी लॉज के बारे में। तब जाके बहुत मीटिंग्स हुआ, बहुत डेलिब्रेशंस होने के बाद इस तरह का कुछ एक प्रपोज ड्राफ्ट था वो। एंड देखिए, जब हम लोग प्रॉपर्टी राइट्स के, वुमेन के प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करता है, वुमेन सिर्फ आपका बीवी नहीं है, वुमेन आपका बेटी भी है, आपका मौसी भी है। हो सकता है वो मौसी ने आपको छोटा सा आपको बुक कर बड़ा किया है, वो मौसी के लिए तो आप थोड़ा दया कर दो। आपको बुआ हो सकता है जिसने आपको, जब आपके कभी दिन आप बीमार हुआ तो रात में आपका जल पट्टी कर दिया, उसने आपको इतना केयर किया है। तो औरत जो है सिर्फ मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन, तो वुमेन सिर्फ मतलब पत्नी नहीं है। तो इस बात को भी आप लोग, वो वुमेन आपका माँ है, आपका बेटी है, आपका मौसी, आपका बुआ, एनीवन इन द फैमिली, अ फीमेल, वो वुमेन है। और जब हम लोग अपना स्टेट के बारे में बात करें तो जैसे मैडम ने भी बोला डोमेस्टिक वायलेंस, और कमीशन में भी डोमेस्टिक वायलेंस का केसेस इतना ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे अभी क्या है कि अगर हम लोग को वुमेन को कुछ प्रॉपर्टी राइट्स दिया होता है, अगर उस वुमेन को उसका पेरेंट्स ने एक टुकड़ा जमीन, छोटा सा भी कुछ अगर प्रॉपर्टी दिया होता, तो वो औरत अगर वो एब्यूसिव रिलेशनशिप में है जहाँ उसका पति उसको मार रहा है, उसका गाली गलौज करता है, तो एटलीस्ट उसके पास एक सेंस, एक सिक्योरिटी के तौर पे वो शायद उस एब्यूसिव रिलेशन से वो बाहर भी निकल सकता है। लेकिन क्योंकि हम लोग के वुमेन के पास ये राइट्स नहीं है, उसके पास अपना बोलने के लिए कुछ नहीं है। जब तक वो शादीशुदा नहीं है तो चलो अपना पेरेंट्स का प्रॉपर्टी एंजॉय कर सकता है, लेकिन एक बार शादी होने के बाद उसका जिस घर में वो बड़ा हुआ है, वो घर भी तो एक टाइम के बाद तो माँ पिताजी जब नहीं रहेगा, वो घर उसका भाई भैया का होता है। तो कब तक वो अपना भाई भाभी के साथ, भैया भाभी के साथ कब तक वो बैठेगा? एक टाइम के बाद तो हर कोई बोलने लगता है तुम अपने घर चला जाओ, अपना घर चला जाओ, हम लोग भी तो फैमिली है, तुम अपना घर चला जाओ। तो इस तरह से ये जो बेघर तब नहीं होगा जब अगर उसके पास एक छोटा सा भी अगर प्रॉपर्टी उसके पेरेंट्स ने दिया हो, तो उसका पास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता है जहाँ पे वो एटलीस्ट वो इज्जत से वो उस घर से, अगर जहाँ पे उसका इतना मारपीट हो रहा है, उसके ऊपर इतना अत्याचार कर रहा है, तो एटलीस्ट वो इज्जत से वो अपना लाइफ जी सकता है। और जब कई बार हम लोग का स्टेट में क्या होता है, क्योंकि ये ब्राइड प्राइस मिथुन का लेन देन बहुत होता है, एंड यहाँ में तो मिथुन का नहीं होता है, मेरा मोनपा क्लैन में भी हम लोग का मिथुन का लेन देन नहीं होता है, लेकिन शादी में कुछ ना कुछ का तो लेन देन बहुत होता है ना, जिसके वजह से अगर वो आप इतना हैरेसमेंट सह रहा है लेकिन आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो पैसा आप वापस नहीं दे सक रहे, जो एक्सचेंज हुआ था उसको आप वापस रिपे नहीं कर सकता है। तो ये जो प्रपोज ड्राफ्ट है, तो प्रपोज ड्राफ्ट में ऐसे बोला है कि आपका शादी जो है उसी नियम से करो जिस तरह से आप करते हो, और नियम को, जो ट्रेडिशन को बरकरार रखते हुए जो मिथुन का एक्सचेंज करता है, तो ये प्रपोज बिल सजेस्ट करता है कि एटलीस्ट एक मिथुन का लेन देन कीजिए, सो दैट मतलब इतना दोनों पार्टीज में इतना बर्डन नहीं होगा। तो एक मिथुन का लेन देन कीजिए, या जहाँ पे मिथुन का नहीं कुछ और का एक्सचेंज होता है, तो वो एक्सचेंज जो है, जो मतलब जैसे मिथुन का जो मार्केट रेट है उतना तक, सपोज अगर वो 1 लाख है, 70,000 है, तो उतना तक में एक्सचेंज कीजिए, सो दैट अगर वो लड़की, आपका बेटी, आपका कभी कोई भी अगर इस तरह से मैरिज में फंस जाता है, अगर वो निकलना चाहो तो एटलीस्ट 1 लाख तक तो वो इजीली वो कहीं से भी जुगाड़ करके वो पे करके वो निकल सकता है। तो ये था। और यहाँ पे क्योंकि मैं जब ये अरुणाचल हम लोग का जो बिल है उसके बारे में जब डिस्कशन चल ही रहा है, तो मैं कुछ प्रोविजंस है उसके बारे में बात करूँगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम यहाँ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है, इसको नोट कीजिए, प्रॉपर्टी हम सिर्फ वही प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है जो एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है, जो गांव का जमीन, जो दादाजी से मिला ना जमीन, उस जमीन के बारे में हम लोग नहीं बोल रहे हैं। हम लोग नहीं बोलता है कि लड़की को वो जमीन, गांव का जमीन दो ना, वो नहीं बोल रहे, जस्ट एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। एंड कितनों के पास होता है एक्वायर्ड प्रॉपर्टी? ज्यादा के पास भी तो नहीं है। हम लोग जस्ट बोल रहे, अगर आपके पास है तो अपना बेटी का सिक्योरिटी के लिए आप लोग एटलीस्ट कुछ दे दें उसका सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पे कुछ और यहाँ जैसे जब ये बिल थोड़ा आया था तो बहुत
हंगामा हुआ था बिकॉज ऑफ द 2 सेक्शंस 42 एंड 43, वो नॉन एपीएसटी एंड एपीएसटी वालों को लेके बहुत हंगामा हुआ था, बहुत मतलब इट वाज वेरी नॉट गुड एट ऑल जो भी हुआ था। तो यहाँ पे क्या है कि क्योंकि बहुत अपोज हुआ था उस सेक्शंस को लेके, तो विमेन कमीशन ने जो है गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है कि वो सेक्शंस जो है उसको हटा दिया जाए। तो अभी फिलहाल के लिए वो सेक्शन नहीं है और उस सेक्शन के बारे में मतलब अभी कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन जस्ट हम आपको जस्ट बता देंगे कि वो सेक्शन एक्चुअली क्या था। वो सेक्शन में हम ये बिल ड्राफ्ट में ये था कि अगर कोई अरुणाचली वुमन अगर वो नॉन एपीएसटी से शादी करता है और अगर उसको ऑलरेडी उसका पेरेंट्स ने कुछ प्रॉपर्टी दे रखा था, तो हम लोग ने ये बोला था कि जब वो बेटी मर जाता है, जब तक वो जिंदा है वो एंजॉय कर सकता है, लेकिन जब वो बेटी मर जाता है तो वो प्रॉपर्टी जहाँ से उसको मिला है वहाँ वापस जाएगा। अगर उसको उसका पेरेंट्स से मिला है तो वो डेफिनेटली पेरेंट्स के पास वो वापस जाएगा। तो इसमें प्रॉपर्टी जो है बाहर जाने का कोई गुंजाइश नहीं था। और सेकेंड में तो ये था कि कई बार क्या होता है कि आजकल तो जनरली सब थोड़ा लेट शादी करता है, दे गेट मैरिड जब आपका नौकरी होता है, आपने कुछ कमा लिया। कई बार होता है कि लड़की खुद अपना प्रॉपर्टी खरीद लेता है, तो अगर वो जो एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो लड़की ने खुद खरीदा है और उसने नॉन एपीएसटी से शादी किया, तो हम लोग ने ये बोला था बिल में कि जब वो लड़की मर जाता है तो वो प्रॉपर्टी जो है उनका हस्बैंड और उसका बच्चा, उस प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं मिलेगा। वो प्रॉपर्टी हस्बैंड और बच्चा जो है ना, हम लोग का अरुणाचली इंडिजिनस ट्राइब को ही वो प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा। तो मतलब ये दोनों सेक्शंस में ऐसा कहीं नहीं था कि हम लोग का प्रॉपर्टी स्टेट से बाहर जाएगा। फिर भी बिकॉज बहुत आदमी को मतलब इसमें कंफ्यूजन था, तो दैट वे तो सब लोग ने इसको बोला कि अभी के लिए इसको होल्ड पे कर दीजिए, इसको मतलब स्क्रैप आउट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। तो अभी क्या था, कमीशन ने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है कि उस सेक्शंस को डिलीट किया जाए। और उसके अपार भी ये बिल में बहुत अच्छा प्रोविजंस है, जो 1-2 प्रोविजंस मैं आप लोगों को जस्ट बता दूंगी। सोसाइटी में क्या होता है, जो चाइल्डलेस है, विडो जिसका बच्चा नहीं हुआ है, तो क्या होता है वो विडो को कुछ भी नहीं मिल रहा। हम लोग देखा ना, उसका बच्चा नहीं है तो प्रॉपर्टी किसको जाता है, डिसीज का भाई या उसका रिलेटिव को चला जाता है। लेकिन उस बीवी ने तो कितना मेहनत किया है, हो सकता है उसने पैसा से नहीं खरीदा, लेकिन उसने पति का ख्याल रखा है ना, पति का ख्याल रखा, पति का कपड़ा ठीक ठाक से धुलाया, सब कुछ घर बार देखा, पति का फैमिली को भी अच्छा से देखा, उसका सोसाइटी में उसका इमेज भी अच्छा से बरकरार रखा। व्हाटएवर एक वाइफ गुड वाइफ करता है उसने सब किया। लेकिन सिर्फ क्योंकि उसका बच्चा नहीं हुआ है बोल के वो प्रॉपर्टी सारा लेके उसका डिसीज्ड का भाई या उसका रिलेटिव को दे देता है। ये तो इनजस्टिस है, आपको नहीं लगता है? आपने भी तो इतना मेहनत किया है ना। लेकिन तो इस वजह से ये बिल में हम लोग ने ये प्रपोज किया है कि अगर बच्चा नहीं भी है तो भी उस औरत को राइट देना चाहिए, उसका डिसीज हस्बैंड का जो शेयर है एटलीस्ट वो शेयर उनको मिलना चाहिए। और जैसे हम लोग ने इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात किया है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो एज इट इज आप लोग जिस भी तरह से उस प्रॉपर्टी को गाँव में आपके कस्टम के मुताबिक आप लोग जैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है वह वैसे ही करेगा। ये बिल उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है। और जब ये वुमेन्स का पर्सनल प्रॉपर्टी के बारे में है, जब कोई औरत एपीएसटी औरत जब वो मर जाती है बिना विल बनाए, आजकल तो बहुत लोग ऐसे होता है मरने से पहले अपना वसीयत बना लेता है विल ना एडवोकेट को लेके, लेकिन अगर उसने विल नहीं बनाया तो उसको इंटरस्टेट बोलता है, बिना विल बना के। तो अगर कोई वुमेन बिना विल बना के मर जाता है तो उसका प्रॉपर्टी कैसे करके जाएगा, कहाँ जाएगा उसका प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे बोला है कि सबसे पहले वो प्रॉपर्टी जो इनहेरिटेड है, उसको जो अपना माँ पिताजी से मिला है ना, तो वो अपना ये इसमें जाएगा, उसका पर्सनल प्रॉपर्टी, वुमेन्स का पर्सनल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है। तो वो प्रॉपर्टी जो उसका बच्चा या उसका हस्बैंड के पास जाएगा। अगर बच्चा और हस्बैंड नहीं है तब जाके उसके माँ पिताजी के पास जाएगा, या माँ पिताजी भी नहीं है तो इस तरह करके बहुत सारा डिफरेंट हेयर्स है लाइन उसके तरफ जाएगा। और कई बार क्या होता है कि एक महिला को अपना माँ पिताजी से मिलता है जो प्रॉपर्टी मिलता है, तो इसमें ऐसा होता है अगर वो फीमेल मर गया है
और उसका अगर बच्चा और पति नहीं है तो वो प्रॉपर्टी वहीं चला जाएगा, माँ पिताजी के पास ही चला जाएगा वो प्रॉपर्टी। और लाइक वाइज अगर उसको अपना इन लॉज की तरफ से मिला है, सास ससुर की तरफ से मिला है या हस्बैंड की तरफ से प्रॉपर्टी मिला है, तो वो औरत का डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी वापस वहीं चला जाएगा, सास ससुर के पास चला जाएगा, हस्बैंड के फैमिली के पास चला जाएगा। और कई बार ऐसा होता है जब प्रॉपर्टी जनरली कब डिवाइड होता है, जब पिताजी को डाउट होता है कि मेरा अभी शायद ज़्यादा नहीं है जीने का समय, तब जाके वो सोचते हैं कि मेरा मरने के बाद मेरा बच्चा लोग झगड़ा करेगा, उससे अच्छा हम डिवाइड कर देगा। उस समय डिवाइड होता है, या तब होता है जब वो हेड ऑफ द फैमिली जब गुजर जाता है उसके बाद डिवाइड होता है। तो जब भी प्रॉपर्टी डिवाइड होता है तो ये बिल सजेस्ट की जब डिवीजन चल रहा होगा, जब कोई औरत प्रेग्नेंट है उस फैमिली का, उसका वाइफ अगर प्रेग्नेंट है तो ये ध्यान देना है उस जो बच्चा अभी पेट में है उसके लिए भी एक शेयर रख देना है, क्योंकि वो बच्चा भी जब पैदा होगा तो उसके लिए भी तो एक प्रॉपर्टी चाहिए। तो जब प्रॉपर्टी का डिवीजन हो रहा होता है तो प्रेग्नेंट वुमन का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि वो बच्चा भी अलाइव पैदा होगा तो उसको भी तो प्रॉपर्टी चाहिए। एंड यहाँ पे ये है कि हम लोग पॉलीगेमी के बहुत अगेंस्ट है, क्योंकि पॉलीगेमी आपने देखा जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस है मैक्सिमम है पॉलीगेमी की वजह से ही होता है। जहाँ पे पॉलीगेमी का रेट इतना बढ़ गया है, डोमेस्टिक वायलेंस इतना बढ़ गया है, एंड विमेन कमीशन तो बहुत कोशिश कर रहा है ये जो सोशल इविल्स जो प्रैक्टिस हो रहा है सोसाइटी में उसको खत्म करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो पनिशमेंट फॉर बाइगेमी एंड पॉलीएंड्री जो भी है, मतलब मल्टीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, अगर फीमेल मल्टीपल स्पाउस रखता हो या मेल मल्टीपल स्पाउसेस रखने का कोशिश करता है तो ये एक्ट लागू होने के बाद अंडर सेक्शंस 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी इंडियन पिनल कोड उसको पनिशमेंट होगा। और यहाँ पे क्योंकि ये एक्ट जो होगा, ये बिल जो है जब ये एक्ट बन के आएगा तो वो प्रोग्रेसिव बिल है, वो रिग्रेसिव नहीं है। पास्ट में जो हुआ है उसको वो कंसर्न नहीं है। उसके बाद अगर ये एक्ट लागू होने के बाद अगर कोई पॉलीगेमी या पॉलीएंड्री करता है तो उसको अगेंस्ट में सेक्शंस लगेगा, ये चार्जेस 494 एंड सेक्शन 495 आईपीसी। अदरवाइज जो पहले कर चुका है उसके लिए इस तरह का से कोई नहीं है। अभी to grant, I think it's high time that we grant land and property rights to Arunachali women. जैसे हम बोला है कि हमने शुरुआत में बोला है हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियन उनमें फीमेल्स को प्रॉपर्टी राइट्स मिलता है। पहले वहाँ भी तो नहीं, उनको भी तो नहीं मिलता था पहले, आजकल तो मिल रहा है बिकॉज द कस्टम्स चेंजेस। और हम लोग का यहाँ में भी कस्टम्स चेंज हो रहा है। हम ये नहीं बोलता है कि हम लोग का सोसाइटी में बिल्कुल भी लड़की को प्रॉपर्टी नहीं मिलता है, हम ये तो नहीं बोल रहे हैं। आवर कस्टम्स आर ऑल्सो चेंजिंग, है ना। हम लोग का जबकि कस्टम में बुक्स में लिखा है, कस्टमरी लॉज में लिखता है कि लड़की को प्रॉपर्टी नहीं मिलता है, लेकिन पीपल आर चेंजिंग। लाइकवाइज जो भी कस्टमरी प्रैक्टिसेस जो विमेन का हित के लिए नहीं है, विच इज नॉट गुड फॉर द वेलफेयर ऑफ द विमेन एंड चिल्ड्रन, तो उस कस्टमरी लॉज को हम लोग धीरे धीरे हटा देना चाहिए, क्योंकि वो सोसाइटी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, हम लोग को खींच के रख रहा है, पीछे खींच रहा है। तो लाइकवाइज जो भी कस्टमरी प्रैक्टिसेस है जो सही नहीं है आज के डेट में, जो बहुत मतलब आउटडेटेड अगर कस्टम्स है तो उस चीज़ को हम लोग को छोड़ देना चाहिए। और ये जो मिजो मैरिज डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस एक्ट है 2014 में पास हुआ था मिजोरम में। पहले मिजोरम में भी कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं था विमेन का, लेकिन 2014 में उनका ये एक्ट पास हुआ है और आजकल वहाँ में विमेन को राइट्स मिल रहा है, प्रॉपर्टी राइट्स। तो आई थिंक इट इज हाई टाइम एंड इट्स आई अपील, आप सबसे अपील करता है कि आप लोग भी इस चीज़ को आप लोग आगे आके बोलिए ना। इट्स हाई टाइम कि आवर स्टेट गवर्नमेंट शुड पास सच लेजिस्लेशन, कि एक इस तरह का कुछ लेजिस्लेशन हो जहाँ पे विमेन को कुछ राइट्स मिले, कुछ प्रॉपर्टी राइट्स मिले। एंड अगर हम लोग को विमेन को प्रॉपर्टी राइट्स मिलेगा तब जाके ये जो जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी हम लोग अचीव करेगा। जो हम लोग को एक कॉन्स्टिट्यूशन बार बार जेंडर इक्वालिटी बोल रहा है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो जेंडर इक्वालिटी का सपना है वो हम लोग पूरा कर सकता है। सो विद दिस आई कंक्लूड माय प्रेजेंटेशन फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।